फिजिक्स में हम अक्सर चीज़ों को एक छोटे से डॉट की तरह मान लेते हैं। पर असल दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है ना। हमारे चारों तरफ ठोस चीज़ें हैं, वो लुढ़कती हैं, घूमती हैं, गिरती हैं। तो सवाल ये है कि इस कॉम्प्लिकेटेड मोशन को हम समझें तो समझें कैसे। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। देखिए, एक सीधी लाइन में जाती हुई गेंद को समझना तो बच्चों का खेल है ना? उसे एक पॉइंट मान लो, काम खत्म। लेकिन जरा सोचिए एक हवा में घूमते हुए रिंच के बारे में, या अपनी ही धुरी पर नाचते हुए किसी ग्रह के बारे में। यहाँ वो पॉइंट वाला मॉडल तो पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए फिजिसिस्ट एक कमाल का कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसे कहते हैं रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड। अब ये है क्या? ये एक ऐसी आइडियल ऑब्जेक्ट है जो घूमते या चलते हुए अपना शेप नहीं बदलती। मतलब उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं ना, वो एक दूसरे से हमेशा फिक्स्ड दूरी पे ही रहते हैं। अच्छा, तो ये जो रिजिड बॉडी है, इसकी मोशन को हम दो बेसिक टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अरे सिंपल भाषा में बस फिसलना। सोचिए एक बॉक्स है जो सीधी लाइन में स्लाइड कर रहा है। उसके सारे पार्टिकल्स एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और दूसरा है प्योर रोटेशनल मोशन। जैसे एक लट्टू अपनी जगह पर घूमता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें सारे पार्टिकल्स एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं। पर रियल वर्ल्ड में चीजें इतनी सिंपल कहाँ होती हैं? ज्यादातर मोशन तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक पहाड़ी से लुढ़कते हुए सिलेंडर को इमेजिन कीजिए। वो आगे भी बढ़ रहा है, यानी ट्रांसलेशनल मोशन, और साथ ही अपनी एक्सिस पर घूम भी रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन, दोनों एक साथ। तो अब असली सवाल यह है कि इस तरह के कंबाइंड कॉम्प्लेक्स मोशन को ट्रैक करने का कोई तरीका है हमारे पास? क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है, कोई हैक है जिससे हम पूरे ऑब्जेक्ट के बिहेवियर का अंदाजा लगा सकें? और जवाब है, बिल्कुल है। यहीं पर एंट्री होती है एक सुपर पावरफुल कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र। ये एक ऐसा मैजिकल पॉइंट है जहां हम मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का सारा मास, सारा वजन एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट है। ये उसका बैलेंस पॉइंट है। अब ये पॉइंट होता कहाँ है? इसे निकालने का तरीका है मास वेटेड एवरेज लेना। सुनने में भारी लगता है पर है बहुत सिंपल। सोचिए एक डंबल है जिसका एक सिरा ज्यादा भारी है, तो उसका बैलेंस पॉइंट कहाँ होगा? जाहिर है भारी वाले हिस्से के ज्यादा पास। बस यही है सेंटर ऑफ मास, जहां ज्यादा मास पॉइंट भी उसी तरफ खिंचा चला आता है। और मजे की बात यह है कि रेगुलर शेप वाली चीजों के लिए, जैसे कोई रॉड, रिंग, डिस्क या स्फीयर, हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। उनका सेंटर ऑफ मास ठीक उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही होता है। कितना आसान है ना? और अब आता है वो पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास को इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है। ध्यान से सुनिएगा। सेंटर ऑफ मास की मोशन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट पर लगने वाले बाहरी फोर्सेस पर डिपेंड करती है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, कोई एक्सप्लोजन हो रहा है, कुछ घूम रहा है, इससे सेंटर ऑफ मास के रास्ते पर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम न्यूटन के फेमस सेकेंड लॉ F=ma को अब सिर्फ एक छोटे से पॉइंट के लिए नहीं, बल्कि किसी भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। बस F की जगह नेट एक्सटर्नल फोर्स, M की जगह टोटल मास और A की जगह सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन रख दो। बूम, इट वर्क्स। चलो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया। ग्रेविटी की वजह से उसका सेंटर ऑफ मास एक परफेक्ट पैराबोलिक पाथ, एक सुंदर से कर्व पर चलेगा। सब कुछ प्रिडिक्टेबल है। लेकिन अचानक बीच हवा में वो प्रोजेक्टाइल फट जाता है। अब ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, इसके सारे फोर्सेस इंटरनल हैं, यानी अंदर से आए हैं, बाहर से कोई नया फोर्स नहीं लगा। तो क्या होगा? जाहिर है उसके टुकड़े हर दिशा में बिखर जाएंगे। उनके अपने रास्ते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे, पर और यही सबसे अमेजिंग पार्ट है, उन सारे टुकड़ों का जो कलेक्टिव सेंटर ऑफ मास है ना, वो अभी भी उसी ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ पर चलता रहेगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, अनअफेक्टेड। कमाल है ना? ये जो हमने अभी देखा, ये हमें फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ तक ले जाता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब अगर किसी सिस्टम पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा, तो उसका टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। हमारे एग्जाम्पल में एक्सप्लोजन एक इंटरनल फोर्स था, इसलिए सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहा।
ओके, तो ये तो हुई ट्रांसलेशनल मोशन की बात। हमने सेंटर ऑफ मास का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट के रास्ते की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। लेकिन रोटेशन का क्या? वो जो घूमना है, जो स्पिन है, उसके बारे में तो सेंटर ऑफ मास हमें कुछ नहीं बताता। तो अब उसे कैसे डिस्क्राइब करें? इसके लिए हमें एक स्पेशल मैथमेटिकल टूल की ज़रूरत पड़ेगी और इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, या जिसे हम ज़्यादातर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसा बिल्कुल नहीं है। ये स्पेशली 3D स्पेस में रोटेशन और डायरेक्शन को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, जब हम दो वेक्टर्स, मान लीजिए A और B का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमें एक तीसरा एकदम नया वेक्टर C मिलता है। इसका मैग्नीट्यूड तो A, B और उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करता है, लेकिन जो सबसे क्रूशियल बात है वो है इसकी डायरेक्शन। ये नया वेक्टर C हमेशा A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को पता करने का सबसे आसान तरीका है राइट हैंड रूल। बस अपने सीधे हाथ की उंगलियों को पहले वेक्टर A की डायरेक्शन में रखो, फिर उन्हें दूसरे वेक्टर B की तरफ मोड़ो। आपका अंगूठा जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही है आपके रिजल्टेंट वेक्टर C की डायरेक्शन। एक चीज यहाँ याद रखना बहुत जरूरी है, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर बहुत मैटर करता है। A क्रॉस B और B क्रॉस A एक ही चीज नहीं है। इनफैक्ट A क्रॉस B की डायरेक्शन B क्रॉस A से एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड सेम, पर डायरेक्शन 180 डिग्री फ्लिप हो जाती है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि यही हमें बताता है कि कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमारे पास दो पावरफुल टूल्स हैं। सेंटर ऑफ मास से हम ऑब्जेक्ट का रास्ता पता कर सकते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट से हम रोटेशन की डायरेक्शन समझ सकते हैं। तो अब ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ले आता है। क्या होता है जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ धक्का नहीं देता, बल्कि उसे घुमाने की कोशिश करता है? इस बारे में बात करेंगे अगली बार।